कभी सोचा है कि एक कागज का टुकड़ा जिसमें पैसे जैसी ताकत हो, एक ऐसा वादा जो सिर्फ वादा न रहकर खुद एक तरह का पैसा बन जाए, जिसे एक हाथ से दूसरे हाथ में आसानी से दिया जा सके और उसकी कीमत भी बनी रहे। आज हम इसी कमाल के कॉन्सेप्ट की दुनिया में उतर रहे हैं, यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम एक आसान से वादे से शुरू करेंगे, फिर समझेंगे कि वो नेगोशिएबल कैसे बनता है। इसके बाद इसके 3 सबसे बड़े प्लेयर्स से मिलेंगे, उनकी आपस में तुलना करेंगे, ये देखेंगे कि रिजर्व बैंक इस पर कैसे नज़र रखता है, और आखिर में जानेंगे कि आज भी ये इतने ज़रूरी क्यों हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे साधे आइडिया से, एक वादा। पर ये कोई ऐसा वैसा वादा नहीं है, ये वो वादा है जो आगे चलकर बिजनेस और कॉमर्स की रीढ़ की हड्डी बन जाता है। जरा सोचिए, अगर किसी को दिया गया एक मामूली सा "मैं तुम्हें पैसे दूंगा" वाला नोट सिर्फ एक वादा न रहकर कुछ ज्यादा बन जाए, तो क्या हो अगर उसमें कुछ खास शक्तियां आ जाएं? बस यही सवाल हमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बिल्कुल सेंटर में ले जाता है। लेकिन ये नेगोशिएबल शब्द, इसका असल में मतलब क्या है? ये सिर्फ कोई भारी भरकम कानूनी शब्द नहीं है, बल्कि यही इन डॉक्यूमेंट्स की असली ताकत का राज है। चलिए इसको आसान शब्दों में तोड़ते हैं। इंस्ट्रूमेंट का मतलब हुआ एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट, और नेगोशिएबल का मतलब हुआ कि इसे बस किसी को देकर आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है, बिल्कुल कैश की तरह। मतलब ये एक ऐसा लिखित वादा है जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है। सिंपल है ना? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट इन डॉक्यूमेंट्स को 3 खास ताकतें देता है, कह सकते हैं 3 सुपर पावर्स। पहली, कि इन्हें बिना किसी कानूनी झंझट के आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। दूसरी, जिसके हाथ में ये इंस्ट्रूमेंट है वो अपने नाम से पैसे वसूलने के लिए केस कर सकता है। और तीसरी, जो सबसे खास है, उसे एक बेहतर टाइटल मिलता है। अब ये बेहतर टाइटल क्या चीज़ है? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी ने अच्छी नीयत से और सही तरीके से कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिया है, तो उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिछले मालिक के पास वो कैसे आया था। मान लीजिए किसी ने चोरी का चेक एक दुकानदार को दिया और दुकानदार ने बिना जाने अच्छी नीयत से वो ले लिया, तो इस बेहतर टाइटल के नियम की वजह से दुकानदार का उस चेक पर हक बन जाता है। ये बिजनेस में भरोसे को बनाए रखने के लिए एक तरह का सेफ्टी कवच है। ठीक है, तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट्स इतने स्पेशल क्यों हैं, तो चलिए 1881 के एक्ट में बताए गए इसके 3 सबसे बड़े खिलाड़ियों से मिलते हैं। इन्हें याद रखने का एक बहुत ही मज़ेदार तरीका है इनकी पर्सनालिटी से। प्रॉमिसरी नोट एक सीधा साधा वादा है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक आदेश है, और चेक बैंक से पैसों की एक फौरी मांग है। वादा, आदेश और मांग। तो चलिए अब इन तीनों को आमने सामने रखकर देखते हैं, ताकि इनके बीच का फर्क बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाए। देखिए, सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क तो यहीं पर है। प्रॉमिसरी नोट में बनाने वाला खुद पैसे देने का वादा करता है, ये एक डायरेक्ट "मैं पैसे दूंगा" वाला वादा है। वहीं दूसरी तरफ बिल ऑफ एक्सचेंज में बनाने वाला किसी तीसरे इंसान को पैसे देने का आदेश देता है। ये टेबल इनके बीच के फर्क को और साफ कर देती है। प्रॉमिसरी नोट में सिर्फ 2 पार्टियां होती हैं, एक बनाने वाला और दूसरा पैसे पाने वाला, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टियां होती हैं, एक बनाने वाला, दूसरा जिसे पैसे देने का आदेश मिला है, और तीसरा जिसे पैसे मिलने हैं। सबसे बड़ा अंतर यही है कि नोट एक वादा है और बिल एक आदेश, इसीलिए बिल को उस तीसरे आदमी से एक्सेप्ट करवाना जरूरी है। बिजनेस में इसका बहुत इस्तेमाल होता है, जैसे एक सेलर बायर पर बिल बना सकता है कि वो 90 दिन बाद पेमेंट कर दे। और चेक असल में बिल ऑफ एक्सचेंज का ही एक बहुत खास रूप है, पर कुछ जरूरी अंतरों के साथ। पहला, चेक में जिसे पैसे देने का आदेश दिया जाता है वो हमेशा एक बैंक होता है, जबकि बिल किसी भी व्यक्ति के नाम पर हो सकता है। दूसरा, चेक हमेशा मांग पर दिया जाता है, मतलब जब भी दिखाओ पैसे मिलेंगे, जबकि बिल एक तय समय के बाद भी पे किया जा सकता है। बिल में पेमेंट के लिए 3 दिन की एक्स्ट्रा मोहलत मिलती है, पर चेक में ऐसा कुछ नहीं होता। और हाँ, चेक पर स्टैंप ड्यूटी नहीं लगती, जबकि बिल पर जरूरी है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स इतने पावरफुल हैं, तो क्या इसका मतलब कोई भी अपना पैसा छापना शुरू कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल आता है। आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 31 इस बारे में बिल्कुल साफ है। वो कहता है कि सिर्फ आरबीआई या केंद्र सरकार ही एक ऐसा प्रॉमिसरी नोट बना सकती है जिसका पैसा वाहक को देय हो,
यानी जिसके भी हाथ में वो नोट हो उसे पैसे मिल जाए। अब सवाल ये है कि ऐसा नियम क्यों है? ये इसलिए है ताकि कोई भी आम नागरिक अपनी करेंसी बनाकर सिस्टम में गड़बड़ न कर सके। ये नोट जारी करने के आरबीआई के एकाधिकार को बचाता है। लेकिन हाँ, इसमें एक छूट है। एक चेक वाहक को देय हो सकता है। लेकिन डिजिटल पेमेंट्स और यूपीआई के ज़माने में ये सब बातें आज भी इतनी ज़रूरी क्यों हैं? सच तो ये है कि सैकड़ों साल पुराने ये कानूनी तरीके आज भी हमारे फिनेंस और ट्रेड की नींव हैं। तो आज की बातचीत से हमें क्या-क्या बातें याद रखनी हैं? पहली, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ट्रांसफरेबल लिखित वादा है जो पैसे की तरह काम करता है। दूसरी, इसके 3 मेन खिलाड़ी हैं, नोट, बिल और चेक। तीसरी, इनकी कानूनी सुपरपावर्स बिजनेस को सुरक्षित बनाती हैं। और चौथी, आरबीआई ये पक्का करता है कि इस ताकत का कोई गलत इस्तेमाल ना हो। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, इन कागजी वादों का भविष्य क्या है? क्या ये ऐसे ही बने रहेंगे या फिर किसी नए डिजिटल रूप में हमारे सामने आएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे आने वाले कल के बिजनेस को एक नई शक्ल देगा।